जी सर्वेश भट्ट जी, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। मैं तस्नीम खान हूँ यहाँ पर, और राजस्थान फोरम की चतुरंग लॉकडाउन लाइव सीरीज के तहत यहाँ पर आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ। और कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ लेकर यहाँ पर मैं हूँ। अपने लेखकीय जो रचना प्रक्रिया रही है, मेरी रचना प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर हम अब बात करेंगे। इसके साथ आप यहाँ पर अपने सवाल भी मेरे लिए रख सकते हैं ताकि मैं उन सवालों का जवाब दूं। तो आप सभी का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ राजस्थान फोरम के सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का। इसके साथ ही श्री सीमेंट जिसके सहयोग से ये श्रृंखला जो है आयोजित की जा रही है, उन सभी सदस्यों का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मेरे जो साथी जो लोग हैं, लेखक, पाठक, श्रोता जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो दोस्तों, जो रचना प्रक्रिया है, या कोई भी लेखक, जैसे इंजीनियर कोई एक दिन में नहीं बन जाता, ठीक इसी तरह से लेखक जो है वो कोई एक दिन में नहीं बन जाता। उसके लिए आपकी अपब्रिंगिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी परवरिश रही, या साहित्य के प्रति आपकी जो रुचियां रही, साहित्य को पढ़ने को लेकर, उसको गढ़ने को लेकर, तो वहाँ आपका बचपन या आपकी परवरिश वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा जो बचपन है वो किताबों के बीच बीता। हालांकि तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लेखक बनूंगी, या मैं कोई किताब रचूंगी, या मैं कुछ लिखूंगी। लेकिन इतना जरूर था कि साहित्य में मेरी रुचि जो है वो मेरे बड़े होने के साथ साथ जो है वो बढ़ती गई, साहित्य के अंदर रुचि। और मैंने कम उम्र में, क्योंकि हमारे घर में जो है साहित्यिक किताबें, पत्रिकाएं, ये सब आती थी और पढ़ी जाती थी। तो वो पढ़ते पढ़ते मैंने जब अपने परिवार में पढ़ने का जो आदत देखी, किताबों को खरीद कर यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हर महीने पत्रिकाएं आती थी, हर महीने कुछ चुनिंदा जो है वो किताबें आया करती थी, उपन्यास आया करते थे। तो उनको जब मैंने अपने परिजनों को पढ़ते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं वो साहित्य के प्रति जो झुकाव है वो वहां से, शुरुआत वहां से हुई मेरी। कि मैं उस जब छोटी थी, या यूँ समझो कि जब मैं स्कूल में थी, तो मैं अमृता प्रीतम के बारे में जानती थी, मैं इस्मत चुगताई के बारे में जानती थी, मैं मंटो के बारे में जानती थी, मैं प्रेमचंद के बारे में। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत जानती थी, लेकिन इन लेखकों को मैं जानती थी कि ये लेखक हैं और इनकी किताबों को दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है, या देश भर में ये लोग पढ़े जा रहे हैं। और फिल्मी माहौल था, फिल्मों के प्रति झुकाव था, पर मुझसे बड़ों का, गीतों के प्रति झुकाव था। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक साहित्य का ही क्षेत्र है। चाहे हम फिल्म बोलें, गीत बोलें, गीत अगर सुने जाते हैं तो फिर उनके गीतकारों की भी बात होती है, किताबें पढ़ी जाती है तो उनके जो लेखक हैं उनकी भी बात होती है घर में। तो ये सब सुनते सुनते हुए मैं बड़ी हुई। तो यहाँ ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी अम्मी जो है वो साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं आज भी, कि किताबें जो पढ़ने का शौक है, कि कोई सी भी किताब, कोई सी भी पत्रिका, अखबार, जो भी पत्रिकाएं उनको मिल जाए वो उसे पढ़े बिना नहीं छोड़ती। उनको पढ़ने का कीड़ा कहा जाता था, कि ये पढ़ाकू कीड़ा है। तो बस वैसा ही कुछ पढ़ने की रुचियां जो है वो डेवलप हुई। पढ़ने की रुचियों ने मुझे साहित्य के प्रति मेरा झुकाव जो है वो पैदा किया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब मैं कॉलेज में थी, तो उस समय शरद चंद्र को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इस लेखक के प्रेम में हूँ। तो मुझे यूँ लगता था कि काश कि मैं भी शरद चंद्र की तरह ही कुछ ऐसा गढ़ूं, कुछ ऐसा लिखूं कि इसी तरह प्रेम में लोग मुझे पढ़ें। तो ये मेरा कहीं ना कहीं कॉलेज आते आते कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आई थी। लेकिन मैं ये जानती थी कि नहीं, इतना नहीं हो सकता कि आपका ये ख्वाब हो कि आप एक लेखक बनना चाहो, आप किताबों में शामिल होना चाहो। तो ये मुझे लगता था कि ये बहुत, मैं अपनी हैसियत से बहुत बड़ा एक सपना देख रही हूँ जो कभी पूरा नहीं हो सकता। हालांकि मेरी रुचि लेखन के क्षेत्र में थी, तो मैंने पत्रकारिता को अपने लिए चुना। पत्रकारिता के क्षेत्र में आई, 2005 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और सक्रिय रूप से यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन तब भी ये नहीं सोचा कि वाकई में मेरी कोई किताब जो है वो यहाँ पर आएगी।
इस बीच में बता दूं कि मैं राजस्थान के नागौर जिला जो है उसकी एक तहसील है डीडवाना, वहाँ वहाँ की रहने वाली हूँ और वहीं पर मेरी परवरिश हुई, वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई और बीएससी तक मैंने बांगड़ कॉलेज डीडवाना से मैंने बीएससी यहाँ पर किया और उसके बाद में जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है वो मैंने यहाँ पर पूरा किया और उसके बाद से मैं पत्रकारिता में सक्रिय हुई। तो एक कस्बाई लेवल पर आप जब सपने देखते हैं और सपना भी पत्रकार होने का, तो ये एक समाज के लिए स्वीकार करना बहुत आसान चीज नहीं होता है और उस समय था भी नहीं, आसान नहीं रहा मेरे लिए। सिर्फ पत्रकार बनने तक का एक मामूली जो दूसरे पेशे हैं, कोई भी जो दूसरा पेशा है, जो दूसरी नौकरियां हैं, उन्हीं की तरह पत्रकारिता भी एक पेशा है और इसको चुनने को लेकर जो रास्ता था या लेखन तक पहुंचने का जो रास्ता था वो आसान नहीं रहा। तो कस्बाई जो जनजीवन है हमारा, तो वहां पर स्कूल जाना भी, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया उस समय, तो यही कहा जाता था कि एक लड़की पर हम पैसा क्यों खर्च करें जब सरकारी स्कूल हैं तो वहां वहां पढ़ने भेजा जा सकता है। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात ये रही थी, हालांकि ये कोई प्रिविलेज नहीं है, शिक्षा किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसका एक मानवीय अधिकार कहूंगी मैं इसे, कि कोई भी शिक्षा जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है, प्रिविलेज नहीं था। लेकिन बाकी लोगों की तुलना जब हम यहाँ करते हैं, हम सभी लोगों के समाज में ये सामान्य बात नहीं है कि बेटियां जो है वो पढ़ जाएं। लेकिन मेरे लिए ये प्रिविलेज कहना पड़ रहा है कि मेरे माता पिता ने बहुत साथ दिया उनका। हम जब पैदा हुए भैया और मैं, तब से उनका था कि हाँ हम साथ, बहुत ही नॉर्मल सामान्य रूप से हमारे घर में था कि भैया जिस स्कूल में जाएंगे मैं भी उसी स्कूल में गई। और अगर लोगों ने कहा तो मेरी अम्मी ने, मेरे पिता ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने अच्छी जो शिक्षा वो दिला सकते थे वो उन्होंने दिलाई, सभी के कहने के बावजूद भी। हालांकि उस समय लड़कियां जाती थी, सरकारी स्कूल जाती थी, लेकिन लड़कियों पर जो शिक्षा को लेकर पैसा खर्च करना है या उनके लिए किसी तरह की पत्रिकाएं जो उस वक्त बाल हंस वगैरह आती थी या कॉमिक्स ही हम ले, चाचा चौधरी वगैरह, तो वो सब खरीदना लड़कियों के लिए तो वो पैसा खराब करना माना जाता था और लोग ऐसा कहते भी थे। लेकिन पढ़ाई भी जारी रही और उसके साथ घर में कई सारी पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर आती रही और मैं उनको पढ़ती रही, तो पढ़ने की दिलचस्पी जो है वो बनी रही। मेरी अम्मी जो है वो खुद यहाँ पे हायर सेकेंडरी पास होकर आई थी, तो एक अलग उनको लेकर भी यहाँ पर अलग क्रेज था कि एक बहू है जो पढ़ी लिखी आई है। और वाकई में उसका हम भाई बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिला कि हमने बराबर परवरिश पाई, जो किसी भी बच्चे का अधिकार है। उसके लिए प्रिविलेज नहीं है, यहाँ मैं प्रिविलेज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे समाज में इसको सामान्य नहीं रहने दिया जाता है। तो मैं पढ़ती गई, 8वीं में आई तो कहा कि अच्छा ठीक है, अब 8वीं के बाद ज़्यादातर लड़कियां जो है जो पढ़ना चाहती हैं वो प्राइवेट एग्ज़ाम देकर 10वीं 12वीं ये सब करती हैं, तो अब ये भी वही करेगी। लेकिन पेरेंट्स ने उस पर नहीं ध्यान दिया। जब 10वीं में आ गई तब तक तो शादी की चर्चा चलने लगी थी कि परिजन बोलते थे कि अभी इसकी उम्र शादी की हो गई है, इसकी शादी कर दी जानी चाहिए। लेकिन वहाँ भी बहुत साथ रहा मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उनके साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या है, अगर वो बनना चाहते हैं। तो जब भैया से पूछा जाता था कि वो क्या बनेंगे, तो उसके साथ मुझसे भी पूछा जाता था कि मैं क्या बनूंगी। तो वो सपने अपने आप मेरे अंदर आए कि मुझे क्या बनना है। मैं सोचती थी अच्छा मुझे क्या बनना है। हालांकि इस दौरान कई सारे ख्वाब देखे कि अच्छा पुलिस में चले जाना है, अच्छा टीवी पे दिखाई देना है ये। फिर जब रुचि डेवलप हुई तो मैंने पत्रकारिता में जाने का सोचा, तब भी काफ़ी इस चीज़ का काफ़ी विरोध जो है वो मेरे पेरेंट्स को झेलना पड़ा, या खुद मैंने इस बात को, हालांकि पेरेंट्स जो हैं वो सारे ये गार्बेज टाइप की चीज़ें जो है
दूर रखते थे मुझसे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप परेशान होते हो, क्योंकि समाज कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है इस पेशे में जाना। आप टीचर क्यों नहीं बन जाते? टीचर बनना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो तो पत्रकारिता का जो क्षेत्र मैंने चुना, उसके बाद भी काफी यहाँ पर विरोध जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ा काफी। लेकिन कहीं भी घर से कभी भी इस तरह का दबाव मेरे लिए नहीं आया था कि मैं जो चाहूँ वो ना करूँ। मैंने जो चाहा वो किया। और ये प्रिविलेज नहीं, ये सामान्य तौर पर हर बच्चे को मिलना चाहिए। और इसके बाद जो है वो मेरी लेखन की या घूमने की, क्योंकि आपका लेखन जो है, जब तक आप लोगों की जिंदगियों के बारे में जानते नहीं हैं, उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखते हैं, चीजों को घूमते नहीं हैं, आप में लोगों से मिलने की प्रवृत्ति नहीं है, आप में घूमने की प्रवृत्ति नहीं है, तो लेखन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कि लेखन किस तरह से किया जाए। हालांकि जब मैं पत्रकारिता में आई, मैंने बताया, तब तक भी मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरी मेरी जो है कोई किताब आएगी एक दिन, और मैं जो है साहित्य को पढ़ते पढ़ते साहित्य की दुनिया में पहुंच जाऊंगी। मैंने अपने पत्रकारिता के दिनों में ही जैसे हम यहाँ पर चरण सिंह पथिक सर का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी, हमारे राजस्थान के बड़े कथाकार हैं। तो जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे लेखक बनना है, मैं उनको भी पढ़ चुकी थी और मेरे बड़ा क्रेज होता था कि अच्छा चरण सिंह पथिक जी जो हैं वो राजस्थान के हैं, कभी उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं जरूर मिलूंगी। और आज मतलब हालत ऐसी है कि हम लोग दोस्त हैं, दोस्तों की तरह हैं, काफी बातें करते हैं लेखन पे, रचना प्रक्रियाओं पर काफी बातें होती है। तो लेखकों को लेकर मेरे अंदर काफी क्रेज इस तरह का रहा। फिर नंद भारद्वाज सर को यहाँ पर पढ़ा, राम कुमार सिंह जी को पढ़ा जो यहाँ जयपुर के थे, तो मुझे हैरानी होती थी, अरे जयपुर में इतने लोग हैं, तो और मैं कभी उनसे मिलूंगी। तो ये भी एक इस तरह का ख्वाब मेरे अंदर पल रहा था, लेकिन सिर्फ एक पाठक के तौर पर मैं उन लोगों से जुड़ना चाहती थी। फिर एक समय ऐसा कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। मैं बिल्कुल बराबर आगे बढ़ी जा रही थी, चली जा रही थी, सब जो समाज में जो स्वीकार्य नहीं था वो भी सपने में बुने जा रही थी, आगे चली। तो उसके पीछे जो है वो बड़ी बात थी कि मेरे पेरेंट्स वहां पर खड़े थे। लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ मोड़ आता है कि आपको वहां पर रुकना पड़ता है, आपको आप हैरानी होती है कि अब आगे आप क्या करोगे। ठीक इसी तरह से 2014 की मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे लिए जो रास्ते बनाते चल रहे थे मेरे पापा, तो अचानक से मेरे पापा का यहाँ निधन हुआ उस साल। तो उस समय में मुझे लगा कि अब क्या, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे यूं लॉस्ट, एक समय आता है कि आप लॉस्ट हो जाते हो, आप कुछ चीजों को ढूंढने लगते हो। तो जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उस चीज से मैंने ये जाना, क्योंकि मौत जो है वो तो निश्चित है, मुकर्रर है, मौत का दिन वो निश्चित है। लेकिन मैंने उस दौरान ये जाना कि आपके सामने जो मुश्किलें आती है उनको आप कहीं ना कहीं आपके संभावनाओं में आप बदल सकते हो। तो वहाँ कई सारी संभावनाएं थी, क्योंकि मैं वहां पर ठहर चुकी थी, मैं वहां पर रुक चुकी थी, और मेरे लिए ये एक बड़ा ट्रोमा था कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूं। जिनके लिए मैं ये, जिनके सहारे मैं ये सब कर रही थी, या उसके बाद में मुझे ये लगता था कि मैं इनको वापस से क्या दूं, तो उस समय मैं ठहर गई, मैं बिल्कुल रुक गई। मेरे जीवन का वो एक बड़ा मोड़ था कि मैं अब आगे क्या करूंगी। तो इसी दौरान मेरी जो दोस्त है उमा, यहाँ पर जरूर मैं नाम लेना चाहूंगी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि साहित्य जो किताबें मैं पढ़ती थी वो देखती थी, मैं ऑफिस में भी किताबें कई बार लेकर जाती थी, वो देखती थी, तो साहित्य में रुचि वो देखती थी वो मेरी। तो लिखने की तरफ जो है लोग नहीं जानते कि लिखने की तरफ जो मुझे मोड़ा है साहित्य की रुचि में, उमा उसमें बहुत मतलब अहम रोल रहा उमा का उसमें, कि उसने मुझे बोला एक बार
जब मैं बिल्कुल चुप रहकर ऑफिस में चुप रहती थी, चुपचाप काम करती थी, और वो डेली न्यूज़ के एक साहित्यिक मैगजीन जो है वो देखती थी, उसके इंचार्ज थी, आज भी है। तो उसने कहा मुझे एक कहानी चाहिए। अब मैंने सोचा कि पता नहीं उमा को कहाँ से दिख गया कि मैं कोई कहानी लिख डालूंगी लेकिन उसने कहा मुझे एक कहानी चाहिए और आप लिख सकती हो, आप लिखो इसको। तो मन में कहानियां हमेशा चलती रही हैं, क्योंकि मैं कहानियों से जुड़ी रही, कहानियां पढ़ते पढ़ते जो इमेजिनेशन, कल्पना जो चलती है, वो कल्पनाएं हमेशा मेरे साथ रही। मैं कल्पनाएं करती थी कहानियों को लेकर। तो वो जो किरदार में, जो भी किताब पढ़ती थी मैं, तो उसके किरदार हमेशा आपके साथ होते हैं कि आप रात में सो रहे हो तो भी आप उन किरदारों के बीच में हो, आप दिन में भी उन किरदारों के बीच में हो। तो ऐसा तो मेरे साथ आज भी होता है कि मैं जब भी कोई किताब पढ़ती हूँ तो उसके किरदार हमेशा मेरे आसपास होते हैं, तो वो आपके इमेजिनेशन जो है वो बढ़ाते हैं, और मेरे अंदर था। तो मुझे लगा कि ठीक है, बोल रही है तो लिख देते हैं तो मैंने एक कहानी लिखी, अमूबा की कुल्फी, उस वक्त एक कहानी लिखी थी। और जब मैंने उमा को दी तो उमा ने कहा इसको तो मैं प्रकाशित नहीं करूंगी। मैंने कहा ये क्या बात होती है, आपने बोला, मैंने लिख दिया। तो फिर मुझे लगा जरूर इसमें कुछ गलती रही होगी ये, लेकिन बात कुछ और थी। परिकथा, ये जुलाई की बात है कि जुलाई 2015 में मैंने ये कहानी लिखी थी। और उमा ने मुझे ये जानकारी दी थी कि परिकथा का हर साल जनवरी में नवलेखन अंक आता है और आप इस ईमेल एड्रेस पे ये कहानी भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं कहानी भेजूंगी और कोई छाप देगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसने कहा आप भेजो। ठीक है, पुश किया, मैंने भेज दी। और एक बड़ा मतलब बदलाव आया मेरे मेरे जीवन में। उसी के दूसरे दिन ही, जिस दिन मैंने मेल किया उसके ठीक दूसरे दिन एक बड़ा बदलाव आया, जब संपादक जी का फोन आया कि आपकी ये कहानी बहुत अच्छी है और हम इसे परिकथा के नवलेखन अंक में छापेंगे। तो वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा कि वहां से मुझे एक नया रास्ता मिला, एक नई जिंदगी मिली। इसको मैं नया जीवन ही बोलूंगी। जब मैं बिल्कुल यूँ सोच कर बैठी थी कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उस समय मेरे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था कि उन संपादक जी ने मुझे बोला उस समय कि आपकी मेरी कहानी को लेकर उन्होंने जो उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मैं भी लिख सकती हूँ। तो ठीक उसी दिन मुझे लगा कि हाँ मैं भी लिख सकती हूँ और अब मैं बराबर लिखूंगी। तो उसके बाद जो है मैंने उपन्यास लिखा अपना, उस कहानी के बाद में उपन्यास लिखा। उसी साल भारतीय ज्ञानपीठ की नवलेखन 11वीं नवलेखन प्रतियोगिता के तहत जो है वो मांगी गई थी, विज्ञप्ति जारी की गई थी, आवेदन मांगे गए थे, उपन्यास की स्क्रिप्ट मांगी गई थी। तो उपन्यास के कुछ उपन्यास जो पत्रकारिता के दौरान कुछ किरदार मेरे आसपास थे, जो चीज़ें मुझे परेशान करती थी। आप हम जब पत्रकारिता के लिए जाते हैं फील्ड में, तो कुछ चीज़ें या घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा हावी रहती हैं, हमेशा परेशान करती हैं। तो मैंने जो कुछ भी देखा था उस समय, तो मुझे हमेशा लगता था कि इस पर कुछ लिखना चाहिए, लेकिन अखबार में वो स्पेस नहीं था जो वो चीज़ मैं लिख सकूं। तो मैंने उस पर उपन्यास लिखा। भाषा शायद इसलिए मुझे मिली क्योंकि मैंने कुछ किताबें जो है वो बचपन से पढ़ी थी, तो शायद इसलिए भाषा वहाँ पर मिली होगी मुझे। उसका एक बड़ा फायदा हुआ मुझे यहाँ पर पढ़ने का, किताबें पढ़ने का एक बड़ा ये लाभ हुआ कि भाषा मुझे वहाँ से मिली, उन किताबों से मिली, उन सभी लेखकों का शुक्रिया जिनको मैंने पढ़ा और कुछ भाषा में रचना जो है वो मैंने शुरू किया। और फिर से टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपना पहला उपन्यास लिखा, भारतीय ज्ञानपीठ को भेजा। और जनवरी 2016 में इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जो युवा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से हर साल। तो उसकी घोषणा हुई जनवरी 2016 में, और मेरा उपन्यास जो है वो उसमें अनुशंसित किया गया। तो मैं साहित्य की दुनिया में कदम रख चुकी थी, अनजाने में मैं एक बड़ी दुनिया का जो है वो हिस्सा बन गई थी, जो हिस्सा मुझे पसंद था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, या मुझे लगा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो हो चुका था। और मुझे तब लगा कि आपके सपने तो सच होते हैं, लेकिन देखना पहले जरूरी होता है। हर सपना सच होता है, लेकिन उससे पहले देखना जरूरी है, सपनों को देखना जरूरी है।
तो वो देखा और यहाँ पर मेरे हाथ में मेरा उपन्यास था जुलाई 2016 में। और उसके बाद मैंने कहानियाँ लिखी, कई सारी कहानियाँ पसंद की गई। पाखी में जो कहानी, पाखी में रुखे गुलजार एक कहानी जो है वो पाखी में छपी, और वो इतने लोगों ने पसंद की। उस कहानी के बाद में जिस तरह से पाठकों के मेरे पास फोन आते रहे, उन्होंने मुझे इतना उत्साहित किया लेखन को लेकर, और मैं लेखकीय दुनिया का हिस्सा होकर और इस तरह से पाठकों का प्यार पाकर बिल्कुल मेरी जिंदगी, कहूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैंने उसके बाद लिखा, हालांकि मैं बहुत कम लिखती हूँ। जब भी मुझे कोई लगता है, कोई चीज़ जो है, कोई बात, जब कोई घटना मुझे बेचैन करती है, तब मैं लिख पाती हूँ। जब तक वो किरदार या वो बेचैनियाँ मेरे ऊपर हावी नहीं हो जाती, तब तक मैं कुछ भी नहीं लिख पाती हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं बहुत सारी बेचैनियाँ मुझे मिले, और मैं कुछ करने के लिए कि इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे किरदार जो मेरे दिमाग में घूमते रहें और मुझे लगता है कि नहीं, जब तक इन किरदारों को मैं कागज़ पे नहीं उकेरूंगी, तब तक लिखूंगी नहीं, तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। तो मैं कहानियाँ लिखती हूँ। अब तक कुल मैं 15 कहानियाँ लिख चुकी हूँ इन सालों में। इस कहानी संग्रह आ चुका है दास्तान हजरत, उसको भी पाठकों ने खूब प्यार दिया। तो यहाँ पर मैं अपने पहले उपन्यास के बारे में बात करना चाहूँगी कि मेरा जो ये पहला उपन्यास है, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये ए मेरे रहनुमा। ए मेरे रहनुमा, तो इस शीर्षक के साथ में ये उपन्यास है। और इस उपन्यास की थीम ये है कि महिलाएं, जिनके लिए हमेशा कहा गया कि आर्थिक तौर पर ये सशक्त होंगी, तो महिला सशक्तिकरण का जो सपना है वो पूरा होगा। महिला समाज में जो है महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधरेगी। लेकिन मैंने जो पत्रकारिता का जो जीवन देखा, मैंने कई सारी मैं खुद वर्किंग हूँ, और कई सारी जो सहयोगी रही या कई सारी दूसरी वर्किंग विमन रही, तो उन लोगों की जिंदगियों में झांका, तो एक जो सीन था वो बिल्कुल अलग था, हमारी सोच से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। तो मेरी इस उपन्यास की थीम यही रही कि ये सही नहीं है कि आर्थिक सशक्त होने से ही महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगी। ये अब तक ये बात जो है, या ये कहें कि ये सिद्धांत अब तक काम नहीं आया है। इस सिद्धांत ने पूरी तरह से काम अब तक नहीं किया है कि महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी तो समाज में उनका अपना अस्तित्व माना जाएगा, या ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल दिखावटी दुनिया है कि जो, बल्कि दोगुना भार जो है वो यहाँ आ गया है। उपन्यास में मैंने जो किरदार लिए हैं उनमें यही है कि महिलाएं जो है वो दूसरी तरह की समस्याओं से यहाँ जूझने लगी है। पितृसत्ता जो है वो उनको घरों में जिस तरह से कैद रखकर, जिस तरह से पितृसत्ता ने उनकी जिंदगियों को, उनके अस्तित्व को अपने हाथ में रखा, ठीक उसी तरह से अब नई समस्याओं के साथ, नए चैलेंजेस के साथ उनके सामने वही पितृसत्ता खड़ी है। जबकि वो काम कर रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, घर की दहलीज से बाहर जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समाज में स्वीकार्यता कितनी है, ये मेरे लिए तो अभी भी एक बड़ा प्रश्न है कि अभी भी उनकी समाज में, या पारिवारिक ढांचा हम कहें, हमारे समाज का जो पारिवारिक ढांचा है, वहां पर उनकी स्वीकार्यता अब भी ना के बराबर है। तो इसी थीम को लेकर मैंने यहाँ पर ये रची है। इसमें अलग अलग किरदार हैं। उनमें एक किरदार जो है वो ऐसी महिला का है जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती है, जिसने बचपन से जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने अपने अब्बा से आगे कभी दुनिया को जाना ही नहीं, फैसलों को जाना ही नहीं। तो ऐसा एक किरदार है। और उसके बाद में उसके पैरेलल एक दूसरा किरदार है जो अपने फैसले खुद करता है, वो वर्किंग है, और वो अपने जीवन के हर फैसले खुद करती है वो लड़की। लेकिन उसके बावजूद हम उनका निजी जीवन जब देखते हैं तो दोनों के निजी जीवन में कोई फर्क नहीं है। तो वर्किंग हो चाहे वो घरेलू हो, उन दोनों के निजी जीवन में कोई फर्क नहीं है। इस थीम को लेकर मेरा ये उपन्यास जो है वो मैंने यहाँ पर रचा है। एक बात और मुझे परेशान करती रही वर्किंग, क्योंकि मैं भी हूँ और बाकी लोग भी मेरे साथी हैं,
कि वर्किंग होना जो है वो स्वीकार्यता अभी भी हम लोगों को स्वीकार्यता नहीं मिली है पारिवारिक ढांचे में या इस सामाजिक परिवेश में या इस पितृसत्ता में। वो सारी स्वीकार्यता नहीं मिली है, आज भी हम उससे जूझ रहे हैं। और किस तरह से ये समाज बदलेगा ये हम जानते हैं कि हमें बेटियों पर बहुत काम किया। मेरे समय से जान लो कि मैं 1981 में पैदा हुई, तो मैं ये मानती हूँ कि चलो उस समय से एक रिवोल्यूशन था कि लड़कियां पढ़ने जाती थी। तो लड़कियों पर बहुत काम हुआ कि पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया, उनको नौकरी के लिए तैयार किया, उनको आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर हम बात भूल गए कि हमें बेटों को भी तैयार करना था, ताकि एक पूरा एक समाज का निर्माण हो जहाँ पर उन महिलाओं की भी स्वीकार्यता हो जो नौकरी करने के लिए बाहर जा रही हैं। अब उपन्यास का कुछ अंश जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। उपन्यास का अंश आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। उपन्यास ए मेरे रहनुमा। गुड़िया को सही गलत का फैसला करना नहीं आया था। वो तो सहमी सी यही दुआ कर रही थी कि अब्बा और भाई का झगड़ा खत्म हो जाए। किसी नतीजे पर पहुंचती भी कैसे? वो तो अब तक उसी दिशा में चल रही थी जहां उसके अब्बा उसे ले जा रहे थे या चलने को कह रहे थे। वो उनके निर्देशों की इतनी आदी है कि कोई उससे आकर कहे कि एक दिन अपने मन मुताबिक जिंदगी जीना है तो उसे समझ ही ना आए कि अपनी मर्जी से कैसे जिया जाता है। वो तो कठपुतली थी कि जहां डोर खींच दी वहीं मुड़ गई। पूरा इख्तियार वो अपने खुदा यानी वालिद को दे चुकी थी, या यूं भी कि वो इख्तियार उन्होंने उसके पैदा होते ही उससे छीन लिया था। उसे तो इतना ही पता था कि वालिद जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसी विश्वास के दम पर उसे अपने आगे की जिंदगी की चिंता नहीं थी। घर में उसकी अपनी पसंद की एक ही जगह थी और वो था उसकी चिड़ियाओं का पिंजरा। वो अपनी चिड़ियाओं से बेहद प्यार करती, ठीक वैसे ही जैसे उसके अब्बा उससे किया करते। पूरा ध्यान रखती उनके खाने पीने का। कभी कोई चिड़िया सुस्त दिखती तो वो चिंता में पड़ जाती। पूरे दिन उसके ठीक होने का इंतजार करती रहती। उसे सहलाती, प्यार करती, ठीक वैसे ही जैसे उसके अब्बा उसके बीमार होने पर चिंतित हो जाते थे। एक बात उसमें और अब्बा में जुदा थी, वह यह कि गुड़िया अपनी चिड़ियाओं के रंग बिरंगे पंख देखकर रोमांचित होती थी, जबकि अब्बा उसकी खूबसूरती को देखकर चिंता में पड़ जाते थे। उसका गोरा रंग इतना चमकता कि अंधेरा भी रोशन होने लगे, और यही उनके डर की वजह रही। उन्हें लगता था उन्हें लगता था कि कहीं उसकी खूबसूरती पर लड़के बात करने लगे तो उनकी बदनामी होगी। यही वजह थी कि कम उम्र और शादी से पहले ही उन्होंने उसे बुर्का थमा दिया था। पहली बात तो उसे कहीं आने जाने की इजाजत ही नहीं थी। किसी शादी ब्याह में जाए भी तो अपनी अम्मी के साथ बुर्का ओढ़कर जाती, ठीक ऐसे जैसे गुड़िया ने भी अपने चिड़ियाओं को खूबसूरत पिंजरे में कैद कर रखा था, और उसे अपने बुर्के से प्यार हो चला था जैसे उसकी चिड़ियाओं को पिंजरे से था। और कभी पिंजरा खुला छूट भी जाता तो वो चिड़ियाएं उड़ने की कोशिश नहीं करती। वे क्या जाने कि उन्हें अब खुले परवाज की आदत नहीं रही थी, ठीक वैसे ही जैसे गुड़िया ने आजाद या स्वच्छंद जिंदगी को ख्वाब में भी नहीं जिया, तो उसकी भी आदत नहीं रही थी अब्बा के दिए पर्दों से बाहर जीने की। सारे पर्दे बंदिशें उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा लगने लगे थे। वह जब भी अम्मी के साथ बाजार जाती, उसकी नजर नए नए तरह तरह के रंगों के बुर्कों पर टिक जाती। नए सूट खरीदने में उसे दिलचस्पी नहीं थी जितनी की बुर्कों में। अब्बा भी कभी उसके बुर्के खरीदने पर या उन बुर्कों पर ढेरों पैसा खर्च करने में पाबंदी नहीं लगाते थे। वैसे भी पाबंदी पर पाबंदी थोड़ी लगाई जा सकती है। तो ये एक हिस्सा है मेरे इस उपन्यास का।
इसी उपन्यास का आगे बीच से जो वो शुरुआती हिस्सा था, फिर इसके इसी उपन्यास के आगे का हिस्सा जो है वो यहाँ पर आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 9 बजे थे। वो चौंक कर उठी, पास देखा तो गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। वो डर गई कि गुड़िया के अब्बा को पता चला कि मैं इतनी देर तक सोई तो पता नहीं क्या कहेंगे। बाहर आई तो देखा गुड़िया अपनी चिड़ियाओं को दाना डालते हुए उनसे बातें कर रही है। अम्मा को आते देख बोली, देखो अम्मा, मैं जाऊं तो इनका ख्याल रखना, नहीं तो इन्हें भी मेरे साथ भेज दो, वहां इनके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। गुड़िया ने कहा। अम्मा बोली, नहीं लाडो, इन्हें तो यहीं रहने दे, इनकी खूब देखभाल करूंगी, और तू चली जाएगी तो तेरी चिड़ियाओं से ही हमारे घर में रौनक रहेगी, हमें भी सूनापन कम लगेगा। और जो ये कभी उड़ गई तो? गुड़िया ने हंसकर सवाल किया। ये कहाँ उड़ती हैं, इन्हें तो आदत है इस पिंजरे की। हाँ, मैंने पिंजरा ही इतना खूबसूरत जो खरीदा था, और देखो इसे कितना सजाकर रखती हूँ, गुड़िया ने अम्मा से कहा। हाँ लाडो, कुछ पंछी होते हैं जिन्हें आजाद होने का मतलब पता नहीं होता, गुलामी उनकी आदत में होती है, और पालने वाले सोचते हैं कि उनका पिंजरा आजादी से कहीं ज्यादा अच्छा है, इसलिए पंछी रुक गए। यह बात उन्होंने अपने मन में कई बार दोहराई। इसी का एक और हिस्सा है। अब्बा सुनते ही तख्त से चौंक कर खड़े हुए तो दूसरे ही पल बैठ गए। शायद गुड़िया का मुस्तकबिल लिखते लिखते थक गए थे, या फिर उनके अहम ने ही उन्हें तोड़ दिया था। बड़े भाई करीम हाथ बांधे उनके सामने खड़े थे। अब चैन पड़ गया उस आवारा से गुड़िया को बांधकर, अब तो सुकून से हो ना उसका मुस्तकबिल लिखकर, करीम उनसे कह रहा था। अब्बा की आंखें फट गई। जिन बेटों ने कभी सिर उठाकर नहीं देखा, वो आज आंखें दिखा रहे हैं। क्या वो बस तुम्हारी बहन है? मेरी कुछ नहीं, मुझे गम नहीं मेरी बेटी के घर बंटने का। गम है तो चलो चलो और बात करो अपने बड़े भाई से, भतीजे से। बड़े भाई करीम की आवाज और तेज हो गई। इस सख्ती के बाद अब्बा से वहां बैठा न गया। कांधे पर इमामा डाला और घर से निकल पड़े। अंधेरा होने लगा था, लेकिन इससे भी गहरा अंधेरा उनके भीतर उतरता जा रहा था। भीतर जैसे खाइयां बढ़ती जा रही थी, जिसमें वो अपनी सांस को डूबता हुआ पा रहे थे। गुड़िया के सामने हमेशा वे एक रहनुमा की तरह पेश आए थे, लेकिन उन्होंने उस पर कितना रहम दिखाया। वे इस अंधेरे में आज उसका जवाब ढूंढने निकले थे। वसीम के घर के दरवाजे के अंदर कदम रखा कि बड़ी अम्मी ने बड़े ही खुलूस से पेश आते हुए उनका इस्तकबाल किया। तख्त पर उनके पास ही बैठ गई। बड़े इत्मीनान से पूछा, कहो आज इधर कैसे आना हुआ? आप जानती हैं कैसे आना हुआ। मैंने अपनी दुख्तर इसलिए आपको नहीं सौंपी कि उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी की जाए। नाइंसाफी तो मेरे और मेरे बेटे के साथ हुई है, उसका क्या? 3 सालों में एक बच्चा भी गोद ना दे सकी। क्या मेरे बेटे को अपना कुनबा आगे बढ़ाने का हक नहीं? और आप ही शरिया के मुताबिक जिंदगी जीने की सलाह देते रहते हैं सभी को, तो हमने भी किया, शरिया के मुताबिक ही किया जो भी किया। और फिर कौन सा हमने आपकी बेटी को तलाक दिलवा दिया तो जवाब मांगने आए हैं? वो हैरानी से अपने भाभी के चेहरे के उतार चढ़ाव देखते रहे। फिर भाभी की आवाज उन्हें दूर से आती लगी। वे उठ खड़े हुए कि सामने चाय का कप लिए गुड़िया आ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सूती हुई सी आंखें, फक पड़ा चेहरा, आंखों में टिमटिमाने वाली चमक गायब। वो इस घड़ी में भी अब्बा से कोई सवाल नहीं कर रही थी। ना चेहरे पर तलखी थी और ना ही अब्बा के लिए खुलूस। वो किसी ज़हीफ सी औरत से उनके सामने खड़ी थी और अब्बा की आंख उसके सामने उठ नहीं पा रही थी। उनकी जुबान गुड़िया की आंखों की तरह ही खामोश थी।
वो उससे बचकर दरवाजे के बाहर आ गए। अचानक गुड़िया की सूती हुई आंखें उनके सामने आ गई और उन्हें नीचे की सीढ़ी दिखाई नहीं दी और वे गिर पड़े। ऐसे गिरे कि वे फिर कभी नहीं उठे। वो समझ गए कि अब गुड़िया का आगे का मुस्तकबिल उन्हें नहीं लिखना था। उसे लिखने का हक वो दूसरे रहनुमा वसीम ने को दे चुके थे। सो अब उनकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं रह गई थी और उनकी रूह निकल पड़ी। अम्मा अक्सर गुड़िया से कहा करती, अल्लाह आसमानों के पार रहता है, वहीं से रहम करता है, वहीं से अपने बंदों के मुस्तकबिल लिखा करता है। अपने अब्बा के जनाजे पर वो नहीं रोई। उसने मन ही मन कहा, रहनुमा तो आसमानों पर ही अच्छे लगते हैं, वहां से वे बेहतर मुस्तकबिल लिख सकते हैं। तो ये मेरा उपन्यास के कुछ हिस्से थे जो यहाँ पर मैंने साझा किया और एक जो इस बात जो मैंने कहना चाही है वो इस उपन्यास के जरिए कि अल्लाह ने या ईश्वर ने या ऊपर वाले ने या जो भी शक्ति है जिसके जरिए हम यहाँ हैं, तो उसने हमें बराबरी का हक दिया या बराबरी पर पैदा किया। यहाँ पर कोई रहनुमा नहीं बन सकता, एक दूसरे का कोई खुदा नहीं बन सकता, खुदा वो एक ही है। तो जो हमारी पितृ सत्ता जो है वो जो खुदा बनकर हमारे साथ में बैठी है, चाहे वो घर में बैठी औरतें हों, चाहे वो बाहर नौकरी करने के लिए जा रही औरतें हों, उनके लिए जो दुनिया में खुदा बनकर बैठे हैं उनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए और उनका वजूद जो है वो अब नकारा जाना चाहिए। तो इस उपन्यास के नाते मैं अपनी ये बात कहना चाहा मैंने यहाँ पर कि उन खुदाओं के वजूद को, उन खुदाओं के अस्तित्व को हम नकारेंगे, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम औरत होने के नाते उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार हमारा भी है, शिक्षा का उनका भी है। इसी तरह से नौकरी करना या अपने अस्तित्व को लेकर जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम घर में रहना चाहते हैं, तो वो सब जो हम चाहें वो करें और उसके लिए कोई भी जो शक्ति बनकर हमारे साथ काम ना करे। तो ऐसा कुछ मेरा इस उपन्यास को लेकर मानना रहा। साथ ही यह भी कि कंपेनियन है, हम सहयोगी हैं, एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। पुरुष और महिला जो हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हमेशा कहे जाते रहे हैं और वाकई में एक दूसरे का सहयोगी या कंपेनियन बनाकर खुदा ने भेजा है। तो हम वही रहे, हमारा अस्तित्व वही रहे, हम एक दूसरे को डोमिनेट करने वाले ना बने। तो ये यहाँ पर मैंने इस उपन्यास के जरिए कहना चाहा है। इसके अलावा जो मेरी कहानियाँ यहाँ पर आई हैं, तो कहानियाँ उनमें से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर कई अंग्रेजी के पाठकों तक पहुँची हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज ही जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो पुस्तक है उसका कवर आया है, जिसमें भारत की मुस्लिम महिला जो लेखक हैं उनकी जो कहानियाँ वो हैं वो 13 भाषाओं में पब्लिश होने जा रही है। उनमें से इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो किताब है उसका आज ही कवर आया। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि ये भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से उस साझा कहानी संग्रह में इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेरी कहानी मेरे हिस्से की चांदनी जो है वो प्रकाशित होने जा रही है और उस बुक का कवर जो है वो आज जारी किया गया है। तो ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी। उसके अलावा लेखकीय जो रचना प्रक्रिया के जो मेरे पहलू रहे उसमें बड़ी बात ये रही कि आप अपनी अभिव्यक्ति जो है अब खुद को अभिव्यक्त कितना कर पाते हैं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको आप किस तरह से प्रिविलेज की तरह ले सकते हैं, ये सब मैंने जो है वो साहित्य को पढ़कर सीखा। और रचकर आप उतना नहीं सीख पाते हो जितना पढ़कर सीख पाते हैं। तो मैंने पढ़कर सीखा और मुझे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरह से यूज में लेना है वो मेरे लिए कितने ज़रूरी है, मेरे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, मेरी अस्तित्व के लिए कितना ज़रूरी है, ये सब मैंने इस साहित्य में पढ़कर, किताबों को पढ़कर मैंने ये जाना है। तो खुद को अभिव्यक्त करना एक
बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब जो जिस तरह का ढांचे में हम लोगों की परवरिश होती है, वहाँ महिलाओं को, खास करके महिलाओं को जो है वो अभिव्यक्त करना अलाउ नहीं होता है, या उनका स्वीकार्य नहीं होता है कि घर में वो बात नहीं करेंगी, घर के किसी मुद्दे में के बीच में वो नहीं बोलेंगी, या उनको घर घर के किसी मुद्दे में उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो ये बात यहाँ पर नहीं रखेंगी। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो घरों में बार बार में जो है वो छीनी जाती है, हर पल छीनी जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि औरतें भूल जाती है कि ऐसी भी कोई स्वतंत्रता उनके हिस्से में, मानव होने के नाते, ये इंसान होने के नाते आई है, तो वो भूल जाती है। तो ये जो खुद को अभिव्यक्त करने का जितना भी मैंने सीखा है, पत्रकारिता में मैं बाद में गई हूँ, लेकिन पाठक पहले रही हूँ साहित्य की, तो वो वहां से मैंने बहुत सीखा है। अमृता प्रीतम को मैं जब भी पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, इतना बोल्ड होना चाहिए इंसान को कि वो बिल्कुल साफ कहे कि भारतीय पुरुषों की जो मानसिकता है वो उनके जमाने में जो उन्होंने कहा था कि आज भी वही है, कि उनको बुद्धिमान औरत की संगत चाहिए, लेकिन नौकरी के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा होगा, उसके शायद 50-60 साल बाद की भी स्थिति हम देखते हैं कि ये कहा उनका प्रासंगिक आज भी है। तो ये बड़ा सवाल भी हम लोगों के लिए है कि ये बात आज भी प्रासंगिक क्यों है, कि उनकी संगत चाहिए बुद्धिमान औरतों की, लेकिन शादी के लिए नहीं, समाज उनको स्वीकार नहीं करता शादी के लिए। तो ये स्वीकार्यता जब तक नहीं बढ़ती है, ये या स्वीकार्यता जब तक नहीं बनती है, तब तक जो महिला सशक्तिकरण के दावे हैं वो सब सिर्फ दावे यहाँ पर नजर आते हैं। हालांकि मैं पत्रकार हूँ, तो शायद ऐसा लगे कि मैं उस दुनिया को भी यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, तो वो जरूर आएगी, क्योंकि मैंने पत्रकारिता के दौरान भी इतना कुछ लिखा है। उस महिला मुद्दों को लेकर मेरा जो ज्यादा यहाँ पर ज्यादा काम रहा है। मेरा जो एक शो है आधी दुनिया पूरी बात विद तस्नीम खान, तो वो शो भी मैं करती रही हूँ ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन मीडिया पर वो शो भी जाता है, तो उसमें भी महिला मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं महिलाओं को लेकर। एक जो बात शिक्षा को लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं, मैं शायद बीच में डिस्टरबेंस थी, कि जो आज भी ऐसी लड़कियों की संख्या जो है वो समाज में कम है, जो कुछ बनने का सोचती हैं, जो ये सोचती हैं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद में उन्हें कुछ करना है, चाहे वो बिजनेस करना चाहें, चाहे वो एक शिक्षक बनना चाहें, एलडीसी बनना चाहें, आरजेएस, आरएएस, आईएएस, कुछ भी बनना चाहें। तो ऐसी संख्या बहुत कम होती है, ऐसी लड़कियों की संख्या आज भी बेहद कम है। जब मैं पढ़ती थी तब भी मैं अकेली थी जो सोचती थी कि मुझे पत्रकार बनना है, तो मैं अपने आप ही बाकी जो लड़कियां नहीं सोचती थी, उन्हें लगता था कि सिर्फ शादी करनी होती थी, सिर्फ शादी है वो आखिर होता है, बस ठीक है शादी करना है। तो वहां पर विचारों का जो विचार जो अलग अलग होते हैं वो आपको बहुत एकाकी करते हैं। तो मैंने अपने किशोर अवस्था में ये एकाकीपन बहुत झेला। इस बात को लेकर मैं अकेली थी, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, कि मैं किसी के पास बैठूं तो हम लोगों की बातें जो हैं वो अलग अलग दुनिया की हुआ करती थी। कई बार मुझे शर्मिंदा किया जाता कि आपके पास आप क्या करोगी बन के, ये बनना चाहती है, पत्रकार बनना चाहती है। तो वो जो एकाकीपन है वो मेरे अंदर इतना उतर गया कि मैंने फिर उसको बाय चॉइस मैंने अपने लिए एकांत चुना। तो एकांत जो है वो पढ़ने से एकांत आपका बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, और मेरे लिए भी वो एकांत वाकई में एक रचनात्मकता की तरह रहा, कि अगर मुझे एकांत मिला तो वो भी मेरे लिए रचनात्मक रहा। मैं अकेले नहीं रही, मेरे पास किताबें रही, वो मेरी अम्मी की लाइब्रेरी की किताबें होती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी वहाँ पर। तो जो एकाकीपन है वो वहाँ से बच्चों में आता है, क्योंकि उनको सपने साझा करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, और मैंने इस चीज़ को काफ़ी करीबी से झेला है। उसके बाद जब आप बॉयज़ कॉलेज में जाते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, तो और ज़्यादा अलग थलग कर दिए जाते हैं।
आपके साथ की लड़कियों की ओर से समाज से आप भले ही लोगों को अच्छे लगे कि हाँ ये गाड़ी चला कर जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अलग कर दिया जाता है समाज के तौर पर। इस एकाकीपन पर कभी बात नहीं होती और मुझे लगता है इस एकाकीपन पर बात होनी चाहिए। कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो जिन्होंने ये एकाकीपन झेला है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी या वो कुछ अलग करना चाहती थी। तो इस पर भी बात हो ताकि लोगों की बात या अन्य औरतों की बातें जो है वो यहाँ पर सामने आए। और हमारे समय में तो ऐसा ही होता था कि वो सारी लड़कियां बिगड़ी हुई थी जो बॉयज स्कूल कॉलेज जाती थी या पढ़ती थी या कुछ सपने देखती थी। मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी अच्छी जीती है ऐसी। अगर ऐसे नाम दिए जाते हैं बिगड़ी लड़कियां, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर बनाने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध होती हैं। तो ऐसी बिगड़ी लड़कियां जो है वो होनी चाहिए ताकि समाज को नई दिशा दे सके, समाज को बदल सके। हालांकि जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे बदलाव का जो दारोमदार है वो हम अपने खुद पर लें। एक लेखक होने के नाते जब हम चर्चा करते हैं तो लगता है कि बदलाव जो है खुद से आता है। अगर आप कर रहे हैं, आप एक माइलस्टोन के तौर पर सामने हो, तो वो आपके लिए बदलाव जरूर लाता है। आप इसके अलावा आपका बदलाव जो है वो स्वीकार्य नहीं होता है। तो मेरे साथ यहाँ पर कई दोस्त जो है वो इस लाइव में जुड़े हैं। अगर आप लोग कोई सवाल अगर मेरी कहानियों के लिए, उपन्यास के लिए करना चाहें तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो और मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। क्योंकि अब समय भी हो चुका है यहाँ पर 4:30 बजे तक का समय था और मैंने यहाँ पर 4:33 तक का समय ले लिया है। तो दोस्तों, राजस्थान फोरम का ये ऑनलाइन चतुरंग लॉकडाउन का लाइव जो सेशन है, वो प्रोग्राम है, वो लगातार हर सप्ताह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और आज मैं इसका हिस्सा बनी। इसके लिए मैं इन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया और मेरे जो रचना प्रक्रिया है उस पर बात करने की यहाँ पर मुझे मौका मिला। उसके लिए अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका मिला। ये एक कोरोना महामारी के दौरान ये एक बहुत ही अच्छा मंच है जो क्रिएटिविटी या रचनाशीलता को बनाए रख रहा है। वरना महामारी का दौर जो लंबा चला जा रहा है तो यहाँ पर बहुत जो है वो हानि हो रही है, बहुत मुश्किलें हो रही है रचनात्मकता के लिए। ये काफी बुरा दौर है हर किसी के लिए, उसी तरह रचनात्मकता के लिए भी बुरा दौर है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान फोरम का ये मंच जो है उसने इस रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया, कलाकारों को मंच दिया, लेखकों को मंच दिया। सभी सदस्यों का यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर मेरी जो बातचीत है उसका आप लोग हिस्सा बने। सभी लोगों का शुक्रिया। आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।